बीच बीच में दूसरी साउंड आ रही है। अच्छा। अरे यार, क्या हो गया? हाँ, तो अब सही है। वरना अब मैंने ये माइक वाला ऑप्शन हटा दिया है, अब जो भी आवाज आ रही है तो सीधी सीधे आ रही है ना? अब सही आ रही होगी। ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। हाँ ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, वो लास्ट क्लास में हमने, है ना, थोड़ा थोड़ा जान लिया था डोमेन किसको कहते हैं, है ना? वहां तक हमने फंक्शन खत्म कर लिया था, थोड़ा थोड़ा जान लिया था कि डोमेन किसको कहते हैं, है ना? रेंज किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे, है ना? कुछ कुछ जो फंडामेंटल फंक्शंस हैं, है ना, जिनको हम यूज करेंगे, है ना, डोमेन निकालने के लिए। है ना, कुछ फंक्शन है जिनकी डोमेन हमको याद होनी चाहिए कि इस फंक्शन की डोमेन ये होती है ना? तो अब ऐसे ही कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डोमेन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑफ द काइंड a naught x to the power n and minus 2 and so on। इस टाइप का फंक्शन, है ना? इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। सबको पता है ना? जैसे क्यूबिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, 4 डिग्री का फंक्शन होता है ना? तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, वेयर n is a whole number, n can be a whole number। n, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नॉन नेगेटिव integer where n can be any non-negative integer and all, ये जो कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, these all are any real numbers, any real numbers, these are any real numbers। तो जैसे एक और एग्जांपल लिख लिया जाए, जैसे n की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो जैसे है ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। लेकिन x की पावर 1/2 इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, है ना? जो पावर है वो इंटीग्रली होगी, है ना? पावर, और वो भी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ, है ना, जो मैक्सिमम पावर है ना, जो मैक्सिमम पावर है इफ a नॉट, मतलब ये वाला टर्म अगर नॉन जीरो है
तो n is degree of the polynomial. n is degree of the polynomial. अगर मतलब इसको डिफाइन किया ना नॉन जीरो, अगर यही जीरो हो जाए तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो हमको मैक्सिमम पावर डिफाइन करनी थी, तो इसको नॉन जीरो कर दिया, तो ये होगा मैक्सिमम पावर वाला टर्म, तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है उसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसा फंक्शन है ना, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो गया 2x - 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। अगर ये कांस्टेंट वाला टर्म जीरो हो जाए है ना, अगर ये कांस्टेंट वाला टर्म जीरो हो जाए मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसा fx = 7x है ना, तो खाली x वाला टर्म है, बाकी सारे जीरो हैं, तो उसको बोलेंगे, देखो लीनियर फंक्शन है ये, x की मैक्सिमम पावर 1 है और कांस्टेंट वाला टर्म और जीरो हो गया, तो इसको बोलते हैं लीनियर ऑड फंक्शन, याद कर लो, लीनियर ऑड फंक्शन है ये। इस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है लीनियर ऑड फंक्शन। ठीक है, अगर n जीरो हो जाए मतलब जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल, जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल वो होता है कांस्टेंट fx = जैसे ये लास्ट में दिखाई नहीं दे रहा हो है ना, ऊपर लिख देते हैं इसको, ये है जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, ये है जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब fx = जैसे 7, x की मैक्सिमम पावर 0 है, क्या लीनियर हो गया, ये वेटिंग रूम हमको क्यों रहता है यार? हाँ सर, 7 की जगह पर 6 होता तो लीनियर इवन पॉलिनोमियल, मतलब नहीं 7 की जगह 6 होता मतलब, या नहीं ऑड नहीं, इससे मतलब नहीं है, x की पावर 1, x की लीनियर होना चाहिए और कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होना चाहिए है ना, तो लीनियर ऑड पॉलिनोमियल, जैसे यहां कुछ भी लिखा रहे ax fx = ax, तो ये लीनियर ऑड फंक्शन है, fx = ax टाइप का कोई भी फंक्शन, जैसे ax + b, ये लीनियर फंक्शन होगा, ax + b ये लीनियर फंक्शन है, अगर b जीरो हो जाए ax टाइप का कोई भी फंक्शन, ये लीनियर ऑड फंक्शन है ना, इवन फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको है ना, ऑड इवन फंक्शन जो तुम समझ रहे हो वो दूसरी चीज है ना, अभी वैसे चीज वही है, ये ऑड फंक्शन ही बनेगा जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी हम बस याद कर लेते हैं इसको कि अगर ax टाइप का कोई भी फंक्शन होगा, जैसे x/2 है ना, हाफ x/2, ये एक लीनियर ऑड फंक्शन है ना, fx = a की जगह हाफ रख दो तो हाफ x, तो अगर अब आते हैं fx = 7 मतलब है ना कांस्टेंट, इसमें x वाला टर्म ही नहीं है, तो मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जब n जीरो होगा है ना, n जीरो हो सकता है, तो n अगर जीरो होगा मतलब मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है, कांस्टेंट वाला ही है मैक्सिमम पावर टर्म, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया है ना, कांस्टेंट फंक्शन। एक और लिख देता हूं, देखो कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है कि इसमें x को कोई भी इनपुट डालोगे है ना, लीनियर ऑड फंक्शन क्यों बोलते हैं, इवन क्यों नहीं बोलते, लीनियर, देखो
किसको कहते हैं ऑड फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, इवन फंक्शन कौन से होते हैं, है ना। ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, इवन फंक्शन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। अभी मैं बोल रहा हूँ इसको याद कर लेते हैं कि इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे बात हुई है इसको क्यूबिक क्यों बोलते हैं, है ना। तो 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोलते हैं, बस इतना बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे ये ax टाइप का कोई भी फंक्शन होगा, इसको हम दोनों लेग दोनों ठीक है। चलो ऑड फंक्शन अलग होते हैं, इवन फंक्शन अलग होते हैं। ये वाला ऑड फंक्शन है, क्राइटेरिया होता है कुछ, ऑड फंक्शन का क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया नहीं बताना मैं, है ना। हम अभी बस याद कर लेते हैं ये ऑड फंक्शन है ना। और लीनियर भी है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये ऑड लीनियर फंक्शन। ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है ना, fx = 7। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया तुम x को कोई भी इनपुट दो, ये तो आउटपुट 7 ही देने वाला है। ये मतलब होता है कांस्टेंट फंक्शन का, है ना। समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो इनपुट पे डिपेंड करेगा, है ना। x को 1 डालेंगे तो a आएगा, है ना। इसमें fx = ax में x को 2 डालेंगे तो 2a आ जाएगा, 3 डालेंगे 3a आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या है, fx = 7 कांस्टेंट फंक्शन, मतलब तुम x को इनपुट को कुछ भी डालो, मैं तो 7 ही दूंगा, है ना। वो मतलब है इसका, fx = 7, ठीक है। तो x को 1 डाला तो भी 7, 2 डाला तो भी 7, 3 डाला तो भी 7, 4 डाला तो भी 7, हर वैल्यू पे 7 देगा। तो जैसे ये y = 7 लिखा है, ऐसे समझो, है ना। ग्राफ भी आएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। तो इसका ग्राफ हमको पता है क्या है, y = 7, है ना। y = 7 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अभी हम ग्राफ बना नहीं रहे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। fx = 7 मतलब is a straight line parallel to x axis, y = 7। ऐसे अगर इसका बोलता ये y = ax, तो y = mx टाइप की इक्वेशन है, ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, y = mx, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन हम समझ लेते हैं डोमेन, हाँ n 0 है, मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब मैक्सिमम x की पावर 0। तो नीचे तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो x की पावर 0, मतलब बस केवल एक ही टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है। fx = 7। और अब हम समझ लेते हैं डोमेन, याद करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन, ax में a की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी। a सबसे ऊपर लिखा था मैंने, वो जो कोफिशिएंट है वो एनी रियल नंबर हो सकते हैं, है ना। a जो है वो जो कोफिशिएंट है वो एनी रियल नंबर हो सकते हैं, तो a कुछ भी हो सकता है। ये मतलब दोबारा दोबारा क्यों बुलवा रहे हो एक ही चीज को, अभी तक हमको सारे खत्म कर लेने चाहिए थे, अभी हम एक पे अटके हुए, है ना। डोमेन, ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सबकी डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सबकी डोमेन ऑल रियल नंबर। मतलब x को कुछ भी इनपुट किया जा सकता है, मतलब -∞ से +∞, ऐसे लिखो। कोई भी चीज यूज कर सकते हो, कैपिटल R, है ना, ऑल रियल नंबर, या खाली ऐसे लिख दिया ऑल रियल नंबर, या ऐसे लिख दिया -∞ से +∞, सारे नंबर रियल वाले, ये इसकी डोमेन हुई, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसके बारे में और आइडिया होना चाहिए, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस पॉलिनोमियल फंक्शन की। एक मैं इक्वेशन बता रहा हूं, ये लिख लिया होगा। हमको वो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, रेंज अभी नहीं पढ़ेंगे हम, रेंज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। रेंज अलग अलग पॉलिनोमियल के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है।
रेंज की बात बाद में करेंगे। हर पॉलिनोमियल की डोमेन और रियल नंबर ही होती है, रेंज पॉलिनोमियल के हिसाब से होती है। अब जैसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है fx जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है fx जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कि fx into f of 1 upon x। f of 1 upon x का क्या मतलब है कि अगर उस फंक्शन में x की जगह 1 upon x रख देंगे हर जगह तो f of 1 upon x आ जाएगा, है ना। तो fx into f of 1 upon x निकालें और fx और f of 1 upon x का सम निकालें, ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो हमारा वो वाला फंक्शन हमको याद रखना है ना, कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे और हमको याद भी रखना है कि fx into f of 1 upon x और fx plus f of 1 upon x ये बराबर किस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए होते हैं ना। इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है, कई बार मान लो क्वेश्चन आ चुका है इसको, है ना, तो इसलिए अलग से। तो एक तो तरीका ये है कि मान लो कि fx को मान लेते हैं एक n डिग्री का पॉलिनोमियल, fx को मान लिया जाए n डिग्री का पॉलिनोमियल की a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, है ना। तो fx लिखा जाए फिर f of 1 upon x लिखा जाए, है ना, ऐसे। ये वाला तरीके से हम कर नहीं रहे, लेकिन मैं बस लिख रहा हूँ इक्वेशन, ये fx को मान लिया मैंने, ये fx मान लिया n डिग्री का पॉलिनोमियल, f 1 upon x निकाला, मतलब x की जगह 1 upon x, तो ऐसे कांस्टेंट वाला टर्म, है ना, ये निकाला इक्वल टू ऐसे fx प्लस f of 1 upon x किया, प्लस f of 1 upon x किया, ठीक है। कोई नंबर, कोई नंबर, अरे वही तो निकालना है कि कौन सा है पॉलिनोमियल, इसमें वही तो निकालना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो कोई नंबर रख के कैसे समझा दें, वो नंबर ही तो निकालना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सारे पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेंगे ऐसा नहीं है ना। तो हमको वो फंक्शन निकालना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो हमको सब a0 a1 इन सब की वैल्यू निकालनी है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने तो मान लिया इन जनरल, है ना, एक बड़ा सा जो n डिग्री का पॉलिनोमियल है वो मान लिया, n की वैल्यू पता लगानी है ना, क्या आएगी पता नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं मान कैसे सकता हूँ, तो रख दिया, है ना। LHS मल्टीप्लाई की और RHS को ऐड करके लिखा। अब इंडिविजुअल टर्म हमने बराबर करने हैं, जो अलाइक टर्म है वो सेम करने हैं। तो जैसे जब इसको LHS को मल्टीप्लाई करेंगे, जब LHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे a0 x की पावर n और ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n कट जाएगा, है ना, a0 x की पावर n और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n कट जाएगा, तो केवल a0 स्क्वायर आएगा। ऐसे ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो a1 स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा अगर ये वाला और ये वाला, है ना, ये पहला और ये दूसरा, तो a0 a1 into x आएगा, है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल टर्म निकालेंगे, है ना, और RHS के साथ मैच करवाएंगे, है ना, RHS के साथ मैच होना चाहिए, है ना। एक तरीका ये होता है जो ज्यादातर किताबों में दिया होता है, ये तरीका मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ना, हमको बिल्कुल मतलब नहीं है इस तरीके से, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अपना बहुत सारी इक्वेशन से लिखनी पड़ेगी, है ना। इंडिविजुअल टर्म इधर के निकालो, इंडिविजुअल टर्म इधर के निकालो और बराबर बराबर कर दो उनको, है ना, बहुत सारी इक्वेशन बनेगी, सबकी वैल्यू निकलेगी।
हमको दूसरा तरीका चाहिए, है ना, स्मार्ट तरीका, है ना, स्मार्ट तरीका। किसको बोलेंगे स्मार्ट तरीका? देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं ऐसा समझो। तो मैं क्या किया, इन दोनों को इधर ले आया, है ना, इन दोनों चीज को इधर ले आया। तो fx f1/x ये दोनों इधर लाया, fx ये भी इधर लाया, माइनस f(1/x) इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको समझो कैसा सा लिखा हुआ है, ये ऐसा मान लो ऐसा लिखा हुआ है x y माइनस x माइनस y, ऐसे लिखा हुआ है। ये दो टर्म का प्रोडक्ट है, ये दोनों टर्म यहाँ घट रहे हैं, तो x y माइनस x माइनस y ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x y माइनस x माइनस y। तो ये वाले जो टर्म आते हैं ना, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy माइनस x माइनस y और +1, है ना, +1 एक और आएगा, है ना, +1। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस x माइनस y +1 आएगा, है ना। तो ये वाला टर्म दिख गया हमको, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना 1 ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ 1 ऐड करके लिख दिया, है ना। मुझे ये बनाना था, ये बनाना था, मतलब इसके फैक्टर करने हैं मेरे को, है ना, ये फैक्टर करने, तो मैंने +1 दोनों तरफ कर दिया। तो इसके फैक्टर होंगे कौन से, fx -1 और दूसरा फैक्टर ये दो फैक्टर होंगे इसके, है ना, x -1 y -1 जो ऊपर दिखाया मैंने, x -1 y -1 ये होगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है xy माइनस x माइनस y +1, तो मैंने x -1 y -1 करके लिख दिया, ठीक है। अब समझो, है ना, अब यहीं से जज करेंगे कौन सा आंसर है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है, और ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल होंगे ना, क्योंकि 1 ही तो घटाया है, बस fx में से 1 घटाया है बस, है ना, तो ये पॉलिनोमियल ही तो होगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आना है ना। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये वाला क्या होना चाहिए कि 1 बन जाए, तो बिल्कुल रेसिप्रोकल होना चाहिए उसका, कि कट जाए, है ना, रेसिप्रोकल होना चाहिए ना। जैसे ये x² बने तो ये 1/x² बने, है ना, ये x² बने तो ये 1/x² बने, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ये x³ बने तो ये 1/x³ बने, तो कट जाएगा 1 आ जाएगा। ये x⁵ बने तो ये 1/x⁵ बने, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसी टाइप का फंक्शन होना चाहिए, मतलब ये वाली जो चीज है ये x⁴n टाइप की होनी चाहिए, है ना। ये वाली चीज x⁴n टाइप की होगी, तो ये वाली चीज 1/x⁴n टाइप की होगी। x⁴n कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये वाली जो चीज है ये x⁴n टाइप की होनी चाहिए, है ना। फिर जब इसमें x की जगह 1/x रखेंगे तो ये 1/x⁴n बन जाएगा। ये वाली चीज कैसे आएगी, ये x की जगह 1/x रख के तो आएगी, है ना, यही तो बताया था मैंने कि इसमें x की जगह 1/x रख देंगे तो ये बन जाएगा। तो अब ये x⁴n होगा, फिर इसमें x की जगह 1/x रखेंगे तो ये 1/x⁴n हो जाएगा, x⁴n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है fx -1 x⁴n टाइप का होगा। तो यहां से फंक्शन पता चल गया मुझे क्या होना चाहिए, fx -1 ये x⁴n टाइप का होना चाहिए, fx -1 x⁴n टाइप का होना चाहिए। तो fx किस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का, 1 को ले लेंगे, है ना। fx -1 पता चल गया मुझे x⁴n टाइप का होना चाहिए, तो fx किस टाइप का होना चाहिए,
1 प्लस एक्स की पावर n टाइप का फंक्शन। तो यही है एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। एक और आएगा अभी ये वाला समझ लेते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ताकि देख लो ये 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 1 1 कट गया, और ऐसे ही ये f 1 अपॉन x, तो x की जगह 1 अपॉन x डालो इसमें, तो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n और माइनस 1, फिर 1 1 कट गया, तो ये x की पावर n आ जाएगा, ये 1 अपॉन x की पावर n आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो यहां से ये लॉजिक समझे, दो चीजों का प्रोडक्ट 1 करना था तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने थे, तो रेसिप्रोकल तभी होंगे ये जब ये x की पावर n होगा, है ना। तो 1 अपॉन x की पावर n। ऐसी एक और केस है, अगर ये हो जाए माइनस एक्स की पावर n, अगर कोफिशिएंट होगा तो नहीं होगा, जैसे अगर मैं बोलूंगा ये 2x की पावर n हो जाए तो ये 2 अपॉन x की पावर n हो जाएगा, इतना समझो। ये 2x की पावर n हो जाए तो ये 2 अपॉन x की पावर n हो जाएगा, तो x की पावर n घट जाएगा, 4 बचेगा, हमें 1 लाना है ना। तो जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए दोनों का, है ना, कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए दोनों का। या जो चीज समझाई है वही नहीं समझ में आई, ये x की पावर n है और ये 1 अपॉन x की पावर n है, तभी प्रोडक्ट 1 होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट 1 कैसे होगा। ये x की पावर n है, ये 1 अपॉन x की पावर n है ना। देखो ये वाली चीज समझो, ये पॉलिनोमियल है, अब मुझे नहीं पता कौन सा पॉलिनोमियल है, और ये x को 1 अपॉन x रख के आया होगा, है ना। ये वाली चीज x को 1 अपॉन x रख के आई होगी, जो भी तुमने fx माना होगा, तो और दोनों का प्रोडक्ट 1 रखना है, तो एक एक्स स्क्वायर बने तो दूसरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बने, तभी तो बनाएगा फैक्टर। एक एक्स क्यूब बने दूसरा 1 अपॉन एक्स, सर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n भी तो होगा, कैसे। ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n, सेकंड वाला, अरे fx माइनस 1 ये x की पावर n है, मैं इस पूरे को बोल रहा हूं, ये पूरा x की पावर n है, fx नहीं, ये पूरा x की पावर n है, और ये पूरा 1 अपॉन x की पावर n है, तभी तो कट के 1 होगा, है ना। ये पूरा x की पावर n है, ऐसे नहीं खाली fx, ये पूरा x की पावर n है और ये पूरा x 1 अपॉन x की पावर n है, तो कट के 1 हो जाएगा, है ना। तो fx माइनस 1 x की पावर n होना चाहिए, तो fx माइनस 1 x की पावर n होना चाहिए, तो fx क्या होना चाहिए 1 प्लस x की पावर n, ये x की पावर n है और ये 1 अपॉन x की पावर n है, कट के 1, है ना। या ऐसा भी हो सकता है, ये माइनस x की पावर n हो जाए और ये माइनस 1 अपॉन x की पावर n, अब भी कट के 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों फिर खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला आंसर भी हो सकता है ना। तो दो आंसर है इस चीज के, माइनस x की पावर n, है ना, हो सकता है ये वाला पूरा टर्म, फिर से पूरा टर्म, fx की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा टर्म, और ये पूरा टर्म माइनस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर 1 n, कट के बाद, तो अब क्या आएगा, अब ऐसा होना चाहिए, तो प्लस माइनस लगा देता हूं एक साथ, ऐसा fx माइनस 1 x की पावर n हो जाए या माइनस x की पावर n हो जाए, ठीक है। तो fx क्या आएगा, अब 1 को इधर ले जाओ, ये होना चाहिए, है ना, 1 प्लस माइनस x की पावर n, हमारा आंसर है 1 प्लस माइनस x की पावर n। तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, है ना। इस फंक्शनल इक्वेशन को कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, इस टाइप का, x की पावर n प्लस 1 और माइनस x की पावर n प्लस 1, इस टाइप का कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, n कुछ भी हो सकता है, तो जैसे n को स्क्वायर भी बोल सकते हैं। हाँ क्या हुआ, वीडियो लैग हो रही है,
तो इंटरनेट इशू हो सकता है, सबके पास होता है, सबको होता है भाई इंटरनेट इशू। अब थोड़ा बहुत तो क्या करें। हाँ, वीडियो किस किस की लैग हो रही है? नो सर, ठीक आ रही है, क्लियर। तो देखो बहुतों की क्लियर आ रही है और बहुतों की क्लियर नहीं आ रही है। तो जिनकी क्लियर नहीं आ रही है उनका इंटरनेट इशू है ना। हाँ, लैग नहीं है, बहुतों का लैग नहीं है भाई, बहुतों का सही चल रहा है एकदम परफेक्ट। बहुतों का सब कुछ क्लियर है, तो मतलब फिर इंडिविजुअल की है ना इंटरनेट इशू है, तो वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही तो लैग हो रहा होगा, ठीक है। तो हमको फंक्शन पता चल गया है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा है, ठीक है। बस अभी याद कर लो ऐसा, मान लो हम याद कर लेते हैं ऐसा, तो ठीक है, याद हो गया। इस फंक्शन को ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, x की पावर n+1 या -x की पावर n+1, खत्म। आगे आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेशनल फंक्शन सेकंड है। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? हाँ, तो वही तो आएगा, ठीक है, समझ गए तुम ना। हाँ, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? तो अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन डिवीजन में लिखे हुए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, याद रखना कि एनी फंक्शन ऑफ टाइप fx अपॉन gx है ना, वेयर fx एंड gx both are polynomial, है ना, where fx and gx both are polynomial, है ना। अब याद रखो दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि p अपॉन q की फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे sin x अपॉन cos x, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है ना, रेशनल फंक्शन नहीं है sin x अपॉन cos x, है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हो, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा होना चाहिए p अपॉन q की फॉर्म में, है ना। तो जैसे x-1 अपॉन x² + 1, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ये है रेशनल फंक्शन, है ना। तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल ऊपर लिखा हो, कोई भी पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिखा हो, ये हो जाएगा रेशनल फंक्शन। इसमें बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन लिख लेते हैं इसकी, बस क्या होगी डोमेन? तो अगर है ना रेशनल फंक्शन को Rx से लिख देता हूं, fx अपॉन gx, है ना, fx gx बोथ आर पॉलिनोमियल, तो जो डोमेन होगी है ना, इसकी डोमेन क्या होगी रेशनल फंक्शन की? देखो इस ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, इस नीचे वाले फंक्शन की भी डोमेन ऑल रियल नंबर है ना। तो fx अपॉन gx कब डिफाइंड होगा? तो एक रूल समझ लो, कोई भी चीज डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए, बस, है ना। जो डिफाइंड वाली चीज कल बताई थी, है ना, मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है ना, अनडिफाइंड हो जाती है चीज, तो हमको डिफाइंड करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब अलाउड है, खत्म। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज x, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज x सच दैट जहां gx की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। ऑल रियल नंबर में से वो वाले x हटा दो जिस x के लिए gx की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। जैसे
जैसे ये है fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बताओ डिनोमिनेटर किस x के लिए 0 होगा? कौन कौन से x हैं जहां डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी? सब लोग बताएं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये 0 कब होगा? ये 2 और -2 दोनों के लिए 0 होगा, तो दोनों हटेंगे, है ना, दोनों हटेंगे, तो आंसर क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एक्स वेयर ये 0 हो जाए नीचे वाला, तो +-2, तो ऐसे लिख दिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड +2। ठीक है, हमको वो वाले x निकालने हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, बस ऑल रियल नंबर में से वो हटा देंगे। ठीक है, अगर ये होता अब तो अब बताओ डिनोमिनेटर 0 हो सकता है कहीं? नहीं हो सकता, तो अब आंसर ऑल रियल नंबर, कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, सबका सही जवाब है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये तो 0 हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, तो हमको केवल वो वाले एक्स हटाने होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और अगर डिनोमिनेटर कहीं 0 हो ही नहीं रहा तो आंसर ऑल रियल नंबर आ जाएगा। क्लियर होनी चाहिए बात, तो खत्म हो गया ये अलजेब्रिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन भी, है ना। अब हम कर लेते हैं जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, कौन कौन से? fx sin x, ऐसे ही cos x, है ना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अगर x इक्वल टू √4 आयोटा हो तो फिर से इमेजिनरी प्लेन में चले गए, हम बोल रहे हैं रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, ये कब समझ में आएगी कि रियल प्लेन में? हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन fx इक्वल टू sin x या fx इक्वल टू cos x, इन दोनों की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है ना, हाँ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, है ना, जो अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे बता दूं मैं इसको भी, रुको, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐसा समझ लो जो अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे ये एक्स वाई के टर्म्स में लिखो, जैसे ये फंक्शन होगा इसका y कुछ से मतलब y की वैल्यू आ जाएगी, मुझे नहीं पता, y³ + x³ - x = 0, y की वैल्यू आ जाएगी x के टर्म्स में, क्या आएगी? इसको उधर ले जाते हैं और क्यूब रूट ले लेंगे, है ना, तो ये इस टाइप के अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं जो इस, है ना, को सेटिस्फाई करें, जो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो जैसे जो भी पढ़ने वाले हैं ना वो सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, अभी ऐसा समझो पॉलिनोमियल के अलावा जो पढ़ने वाले हैं ना वो सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, इतना ही समझो अभी, है ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीजें, जो पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन के अलावा जो पढ़ने वाले हैं वो सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही है सारे, है ना, sin x cos x, है ना, जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखने वाले हैं अभी, तो 6 के 6 ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा अभी। sin x cos x डोमेन और रियल नंबर याद कर लो, tan x, खाली tan x को अगर बोले tan x की डोमेन क्या होगी, तो tan x की डोमेन होती है जैसे tan x होता है sin x अपॉन cos x, है ना, तो जहां पे भी cos x 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, वो डोमेन में नहीं आएंगे tan x की, sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो जहां पे भी cos x 0 होता है वो सब डोमेन के बाहर हो जाते हैं,
तो cos x की वैल्यू 0 कब होती है? वो ना 0 होती है जैसे पाई बाई 2 पे 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है ना, 5 पाई बाई 2 पे 0 होता है, एंड सो ऑन, है ना। बहुत सारी x की वैल्यू है जहां पे cos x की वैल्यू 0 होती है ना। तो 90 है ना, 270 है ना, 540 है, 540 नहीं मतलब क्या कहते हैं इसको, हाँ हाँ 540 है ना, इन सब पे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोल सकते हैं इसको, है ना। cos कहां 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो tan x की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 हो जाता है, इसलिए हटाने पड़ेंगे। तो tan x की डोमेन में ये वाले पॉइंट नहीं होते हैं, पाई बाई 2 नहीं होता है, 3 पाई बाई 2 नहीं होता है, माइनस पाई बाई 2 नहीं होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही sec x, इसको भी यही याद कर लो। sec x में भी तो cos ही होता है डिनोमिनेटर में, 1 cos x, उसकी भी डोमेन यही होगी फिर। वहां पे भी वही वाले पॉइंट हटाने हैं जहां पे cos 0 होता है। तो इन दोनों की डोमेन ये, इन दोनों की डोमेन ये, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब क्या बचा? अब बचा cot x और cosec x। इन दोनों की डोमेन भी सेम होगी, दोनों में डिनोमिनेटर में साइन लिखा हुआ है, ये होता है cos अपॉन sin, ये होता है 1 अपॉन sin। तो दोनों की डोमेन में वो वाले पॉइंट नहीं होंगे जहां पे sin 0 होगा। तो sin कहां पे 0 होता है ना, मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, n पाई, है ना। तो आंसर क्या होगा? r माइनस n पाई, है ना। sin 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, एंड सो ऑन। तो r माइनस n पाई, ये इसकी डोमेन हो गए 6 के 6 फंक्शन क्लियर, है ना। डोमेन याद हो गई इनकी, हटा देते हैं। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन exponential function y equal to a to the power x. A is any positive number and not equal to 1. A is any positive number and not equal to 1, मतलब इस टाइप का कोई भी फंक्शन, ऐसे 2 की पावर x, है ना, 1 by 2 की पावर x, है ना। तो इसको 2 की पावर माइनस x भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इस टाइप का कोई भी फंक्शन, है ना। एक फंक्शन अलग से इंपॉर्टेंस होती है e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, ये कुछ ज्यादा ही यूज होता है, तो इसको एकदम अलग से पढ़ लेते हैं कि y इक्वल टू e की पावर x, है ना। e क्या है ना, वेयर e इज मतलब एक, जैसे a क्या था, एक एनी पॉजिटिव नंबर, है ना। तो e एक पॉजिटिव नंबर, इररेशनल नंबर होता है, सबको पता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है ना। ये जो फंक्शन है e क्या होता है, e approximately 2.71 एंड irrational होता है, लेकिन e is an irrational number whose approximate value is 2.71, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबको बोलते हैं, सारी पूरी कैटेगरी, उसमें से एक ये वाला है ना, वन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही होती है ना। e ये बहुत बड़ा मतलब वो वाली बात हो जाती है, एक क्या कहते हैं, रिसर्च वाली बात कि ई कहां से है, जैसे ई और पाई, है ना। ई और पाई, ई कहां से आया, कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। कभी जैसे अगर फुर्सत, जैसे जब हम टैब पे करेंगे ना काम, तो मैं समझाऊंगा इसको कि ई कैसे क्या होता है। जैसे अभी कोड पे समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है इसको, है ना। एनिमेशन थोड़ा सा यूज कर लेंगे तो ई समझ में आता है ई क्या होता है, ऐसे ही पाई समझ में आता है पाई क्या होता है। तो अभी हम याद कर लेते हैं, चलो ये एक इरेशनल नंबर है जिसको बहुत ज्यादा यूज करना है, तो अपना e याद कर लेते हैं कि ऐसा होता है 2.71, है ना। कैलकुलस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी, ठीक है। तो अब, और ये a1 नहीं है, तो 1 to the power x ऐसा नहीं होता फंक्शन, क्योंकि 1 to the power x तो 1 ही हो जाएगा,
तो वो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहा, वो तो 1 हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसलिए 1 हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों का ग्राफ भी पढ़ेंगे। a की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहले डोमेन और रियल नंबर। डोमेन मतलब x है ना, x कैन बी ऑल रियल नंबर। हाँ, नेगेटिव में बहुत सारे x हो जाएंगे फिर जब नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, जैसे ये वाला फंक्शन -2 की पावर x, तो इसकी डोमेन, इसमें से x वो वाले हैं बहुत सारे हटाने पड़ेंगे, जैसे x 1/2 नहीं रख सकता है ना, -2 की पावर 1/2 डिफाइंड नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे x होंगे है ना, तो किस किस को हटाते रहे, तो उसने काम किया a ही हटा दिया कि a ही नेगेटिव मत रखो तुम। अब इसको डिफाइन कर दिया, इसको बोलूंगा मैं क्या कहते हैं, क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहाँ पे x को 1/2 नहीं रख सकते, 3/2 नहीं रख सकते, 5/2 नहीं रख सकते, बहुत सारी वैल्यू है जो नहीं रख सकते, 5/4 नहीं रख सकते, 7/4 नहीं रख सकते, 7/2 नहीं रख सकते, है ना, यहाँ नहीं रख सकते, बहुत सारी x की वैल्यू है जो नहीं रख सकते, इसीलिए a पॉजिटिव डिफाइन किया है कि पॉजिटिव ही रखो, ये टट्टा हटाओ, है ना, समझ गए हो, तो a इसलिए पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव में फिर x को कुछ भी रख सकते हो, है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, हाँ, तो अब ये दो केस है ना, इनका ग्राफ पढ़ना है, इन दोनों का ग्राफ भी याद, इस मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी याद रखना है। अब इसके ग्राफ दो केस में करेंगे। पहला केस डोमेन, अरे x होता है डोमेन, डोमेन मतलब ये, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 1 क्यों हटाना है इसमें, x इक्वल टू 1 पे भी तो वैल्यू है, x इक्वल टू 1 डालेंगे y इक्वल टू ये आ जाएगा x। तो देख लो a पे भी मैंने कंडीशन लिखी हुई है, x पे भी कंडीशन लिखी है ना, इन दोनों को याद रखो, a पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए, और x कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, ये दोनों चीज याद रखो। इसको डोमेन की फॉर्म में मत याद रखो कि ये जो a है ये एनी पॉजिटिव नंबर और 1 नहीं, और ये एनी रियल नंबर। ठीक है, अब याद कर लो ग्राफ, तो ग्राफ हम दो केस में, केस वन, ये जो ए पे कंडीशन लगेगी, केस 1 जब a 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में मतलब ऐसा फंक्शन है ना, 1/2 की पावर x मतलब 2 की पावर -x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, या ऐसा e की पावर -x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, ये इस कैटेगरी के फंक्शन है कि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, 1/e की पावर x लिखा है, 1/e की पावर x को मैंने e की पावर -x लिख दिया है, तो इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, और एक जब a 1 से बड़ा होगा मतलब 2 की पावर x, 7 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अलग अलग कैटेगरी है, तो इसलिए पहली कैटेगरी ये है, इसका ग्राफ याद कर लेते हैं। ये ग्राफ है इसका, है ना, एक्सपोनेंशियल का नेचर ये वाला ही होता है, ऐसे इस नेचर को ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नेचर, है ना, जैसे इसमें बहुत जल्दी घट रही है वैल्यू, है ना, ये घटता हुआ ग्राफ है ना, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू a की पावर x का, जब a 1 से छोटा होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये y एक्सिस को कहां पे काट रहा है, ये y एक्सिस को काट रहा है, x को 0 डाल दो इसमें, x को 0 डालेंगे तो a की पावर 0 1, मतलब ये 1 वाला पॉइंट है, तो ये 0,1 है, ये वाला पॉइंट है ना, y एक्सिस को कहां पे काट रहा है ग्राफ, वो 0,1 पे काटेगा, तो ये किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है जो, और याद कर लो इसको ना बेस बोलते हैं, जैसे लॉग में होता है ना बेस, है ना, जैसे लॉग में बेस होता है, ऐसे यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल में भी बेस होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग
आपस में रिलेटेड फंक्शन ही है ना, इसी से तो आता है लॉग फंक्शन। तो ये बेस है, तो बेस पे ही ये कंडीशन थी। तो अगर बेस 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 1 से छोटा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ का नेचर पता कर लो, ये क्या है। हाँ, ग्राफ का नेचर पता कर लो कि ये इधर इंफिनिटी से आ रहा है ना, ये इंफिनिटी से आ रहा है ना, ऐसे है ना। और जब x आगे गया है ना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा है ना। ये इंफिनिटी से आ रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी पे अगर मैं x इधर माइनस इंफिनिटी ले जाऊं तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी से आ रहा है ग्राफ है ना, धीरे धीरे घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ, और कहां पे जाके 0 होगा, इंफिनिटी पे जाके 0 होगा है ना। इस x एक्सिस को क्रॉस कभी नहीं करेगा है ना, इस x एक्सिस को क्रॉस कभी नहीं करेगा, ये इसको ऐसे पैरेलली धीरे धीरे क्लोज होता जाएगा, बस इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा है ना। तो माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी से आ रहा है ऊपर से है ना, और इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो यहां से जैसे डोमेन का कंसेप्ट, ऐसे ग्राफ से भी पता चलना चाहिए। ग्राफ से पता करो डोमेन क्या है। डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सबके लिए ग्राफ है ना। ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जहां पे ग्राफ नहीं है, सबके लिए ग्राफ है, कहीं ना कहीं सबके लिए ग्राफ है, हर जगह ग्राफ है। x की कोई वैल्यू नहीं है जहां पे ग्राफ नहीं है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऐसी y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू, y की वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ ग्राफ में, y की वैल्यू कहां से कहां तक मिल रही है। तो y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर ऊपर मिल रहा है बस ग्राफ, x एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ नहीं है ना। x की वैल्यूज पूछूं तो x एक्सिस पे देखोगे, y की वैल्यूज पूछूं तो y एक्सिस पे देखोगे। तो y एक्सिस में x एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ है नहीं है ना, x एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ है नहीं, x एक्सिस के ऊपर सारे में है। तो 0 से इंफिनिटी है ना, 0 से इंफिनिटी में x एक्सिस के ऊपर पूरे में ग्राफ है, ये रहा ग्राफ है ना, हर जगह। जैसे यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये वाला इधर है ना, यहाँ पे ये वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इस वाले y के लिए कुछ भी नहीं है कहीं भी ग्राफ। तो क्या बोलेंगे, इस x एक्सिस के ऊपर ऊपर है ग्राफ। तो 0 से इंफिनिटी है ना, 0 से इंफिनिटी। 0 इंक्लूड होगा क्या, 0 से इंफिनिटी x एक्सिस के ऊपर ऊपर है, 0 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। 0 नहीं मिला कहीं, 0 थोड़ी हुआ है कहीं, x एक्सिस को काटा कहीं नहीं है ना, x एक्सिस के जस्ट ऊपर ऊपर खत्म हो गया, ऐसा मान लो है ना, कि वो 0 जाता लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाया 0 पे, मतलब काट ही नहीं पाया x एक्सिस, तो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको मैं y की वैल्यूज क्या बोल सकता हूँ, 0 से इंफिनिटी। x की वैल्यूज क्या बोलूंगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो x हो गई डोमेन और y हो गई रेंज। यहाँ पे हमने रेंज भी पता कर ली। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से इंफिनिटी, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये याद कर लेना, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब ऐसा पूछूं अगर 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू -7, एक्स की वैल्यू बतानी है मेरे को, कुछ भी नहीं आएगी है ना। 2 की पावर माइनस एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, 2 की पावर माइनस एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कोई बोल रहा है वो रेंज केवल पॉजिटिव नंबर है ना। तो रेंज की बात हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। यहाँ तो हमने ग्राफ बना लिया है ना, ग्राफ बना लिया। ये जैसे ग्राफ हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 9th क्लास से शुरू हो जाते हैं ग्राफ है ना। 9th क्लास में हमने सबसे पहली बार ग्राफ पढ़े होते हैं, कि उसमें वो जो ग्राफ पेपर शीट होती है ना, उसमें ग्राफ बनवाता है वो, कि पॉइंट पॉइंट रख के ग्राफ बना दो ऐसे ऐसे है ना। हाँ, रेंज एक बार और, अच्छा अच्छा जी प्रभु, अभी बताते हैं। हाँ, डोमेन समझ में आ गई।
हाँ, हिस्टोग्राम पाई ग्राफ है ना, हिस्टोग्राम पाई ग्राफ भी। और वैसे भी जब मतलब 9th 10th में ना जैसे स्ट्रेट लाइन का क्वाड्रेटिक का ग्राफ ना 9th 10th में शुरू हो जाता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओ है ना, ये सब ग्राफ 9th 10th में शुरू हो जाते हैं। बस बात वो है कि बस हम ध्यान नहीं देते हैं इतना, है ना। अगर वहां पे ध्यान दे लेते तो यहाँ पे वो रेंज तुम्हारे लिए पूछता है कि रेंज किसको कहते हैं, है ना। एक्स में एक्सपेंशन, एक्स में कहां तक एक्सपेंशन है ग्राफ का, उसको डोमेन बोलूंगा। और वाई में कहां तक एक्सपेंशन है ग्राफ का, उसको रेंज बोलूंगा। तो वाई में कहां तक है, बस एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है ग्राफ, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर, ऊपर नीचे बात करो बस। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है बस ग्राफ, है ना। तो वाई की वैल्यू बस पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब नीचे कोई ग्राफ ही नहीं, केवल इस लाइन के ऊपर ग्राफ है। तो वाई की वैल्यू बस पॉजिटिव पॉसिबल है ना, नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है। तो एक्स एक्सिस में एक्सपेंशन कहां से कहां तक, और वाई एक्सिस में एक्सपेंशन कहां से कहां तक, है ना। तो इसको बोलते हैं रेंज और डोमेन। वो एग्जांपल फिर से लॉस्ट हो गया था, लॉस्ट मतलब अच्छा मतलब लॉस्ट मतलब देखो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अगर मैं ऐसे पूछ लेता 2 की पावर -x इक्वल टू -7 फाइंड x, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, है ना। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है, रेंज हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पॉजिटिव होती है ना। कोडोमेन देखो, अपनी मर्जी से सवाल मत करो कि जब हम कोडोमेन की बात ही नहीं कर रहे तो कोडोमेन की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, ये हट गया। अब आ जाते हैं केस 2। केस 2 मतलब अगर a 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो मतलब 2 की पावर x ऐसा फंक्शन, e की पावर x ऐसा फंक्शन, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बस उल्टा हो जाता है ऐसे। अब इधर से आएगा और इधर जाएगा, है ना। इधर ये 0 से आ रहा है, मतलब -इंफिनिटी पे 0 से शुरू होगा, है ना। तो 0 से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी पे जाके, है ना। तो ये है इस कंडीशन में ग्राफ, मतलब 2 की पावर x का ग्राफ बनाना होगा ऐसा बनाऊंगा, e की पावर x का ग्राफ बनाना होगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी ये वाला जो पॉइंट है ये वही है, मतलब दोनों ग्राफ y एक्सिस को उसी जगह काटते हैं 0,1 पे, है ना। हाँ अभी रुक जाओ, है ना। डोमेन x एक्सिस में एक्सपेंशन देखो तो ऑल रियल नंबर, यहां से लेके राइट में कहीं तक भी सब जगह ग्राफ है, x एक्सिस में एक्सपेंशन तो डोमेन ऑल रियल नंबर, y एक्सिस में एक्सपेंशन तो y एक्सिस में फिर यहां से ऊपर ही ऊपर है ग्राफ, नीचे है ही नहीं, तो फिर से पॉजिटिव। तो डोमेन तो अभी भी यही है ना, और रेंज भी अभी भी वही है ना। इसके ऊपर ही ऊपर है ग्राफ, बस नीचे है ही नहीं, है ना। हाँ तो एनालिसिस करके, हाँ तो सिर्फ दोनों सेम है, डोमेन भी पहले वाली है, तो डोमेन तो मैंने इसलिए पहले लिख दी थी, ऑल रियल नंबर होता है ना। रेंज मुझे पता चल गई ग्राफ को देख के, y एक्सिस में एक्सपेंशन तो ओनली पॉजिटिव नंबर, तो y ग्रेटर देन 0। बस अंतर क्या है दोनों में, उसमें धीरे धीरे वैल्यू घट रही थी और इसमें धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, बस यही अंतर है ना। तो जैसे ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, है ना, इसमें क्या अंतर है बस कि x को बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, x को 1 रखो और x को 2 रखो वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसमें घट जाएगी, x को 1 रखो और फिर x को 2 रखो तो इसमें वैल्यू घट जाएगी, है ना। इसमें बढ़ रही है इसमें घट रही है, बस यही अंतर है दोनों में, है ना। जब, है ना, हाँ हाँ अभी लॉग का ग्राफ बनाते हैं इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, है ना। लॉगरिथमिक और कर लेते हैं बस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा, अच्छा
हमारी क्लास ये 3:30 अच्छा 5 तक होती है। तो अच्छा चलो फिर अभी हम ना उस पे आ जाते हैं, इस पे डीबीपी पे, है ना। लॉग फंक्शन हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में डोमेन क्या था? सेम बोला तो सेम था। हाँ सेम। चलो वो निकालो, डीबीपी पे आ जाओ उस पे। जल्दी आ जाओ, जो डीबीपी बताई थी, जो हम कर रहे हैं जो भी। कहाँ पे थे? जल्दी अरे यार तुमने लिख दिया इतना सारा, छूट गया। कौन सा पूछा है तुमने? 7th 9th 8th। अच्छा एक और चीज यार, वो जो कल एक क्वेश्चन किया था हमने, वो मेरे हिसाब से हमने ना गलत कर दिया। बाद में ऐसा लगा, जैसे वो नहीं था एक, कौन सा S1 S2 वाला, हाँ S1 S2 प्लेयर वाला। तो इसको फिर मैंने एनालाइज किया, है ना। इसके एक दो और सॉल्यूशन, है ना। देखो थोड़ा सा और समझ लो इसको, S1 S2 वाले को पहले उसी वाले को सही करते हैं जो हम कर रहे थे, है ना। 16 प्लेयर्स थे, है ना। S1 S2 एंड सो ऑन S16। हाँ S1 S2 एंड सो ऑन S16। इसको हमने 8-8 ग्रुप, मतलब 8 पेयर्स में तोड़ा, सबके बीच में मैच कराया, है ना। वो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, और सबके बीच में एक एक मैच, विनर हमने बना लिया, है ना। 8 विनर आएंगे, 16 के 8 ग्रुप बनेंगे, 8 विनर आएंगे। क्या पॉसिबिलिटी है कि उन 8 विनर्स में 1 और 2, S1 और S2 में से कोई एक होगा, है ना। वो निकालना था। तो पहले तो लास्ट क्लास वाला ही देख लेते हैं, मतलब उसको सही कर सकते हैं वहीं पे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिसाइड द विनर। तो सबसे पहले 16 के ग्रुप कितने बनेंगे, है ना। कितने तरीके से 8 ग्रुप बना सकते हैं, तो बना देता हूं। इतने तरीके से 8 ग्रुप बना सकते हैं। अब वो जो 8 ग्रुप बन गए, उनमें विनर भी तो डिसाइड करना है। ये नहीं किया था बस कि पहले ग्रुप में कितने ऑप्शन है विनर डिसाइड करने के, 2 ऑप्शन, है ना। एक ग्रुप में 2 बंदे गए ना, तो विनर डिसाइड करना है हमको। हमको फाइनल कहां तक पहुंचना है, 8 ग्रुप के मैच करा के विनर डिसाइड करना है। तो वो जो 8 ग्रुप बने हैं, कितने तरीके हैं विनर डिसाइड करने के? पहले ग्रुप में 2 तरीके, दूसरे ग्रुप के भी 2 तरीके, तीसरे में भी 2 तरीके, ऐसे ही 8 ग्रुप में 2-2 तरीके हैं। कितने, इतने तरीके हैं विनर डिसाइड करने के, है ना। इनटू 2 टू द पावर 8। तो ये है सैंपल स्पेस, 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 8 इनटू 8 फैक्टोरियल। ये तो ग्रुप बना लिए। अब हर ग्रुप में विनर डिसाइड किया, तो 2 2 2 2 2 ऑप्शन, 8 बार 2 आएगा, 2 की पावर 8, विनर डिसाइड हो गया। ये है टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हमको जो फेवरेबल वेज है उसमें S1 S2 में से किसी एक को जिताना है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो S1 S2 को का एक ही ग्रुप बनाओ और बाकी 7 ग्रुप अलग बनाओ। तो जब S1 S2 के बीच में मैच होगा तो S1 में से कोई एक जीत जाएगा, है ना, है ना, कोई एक जीत जाएगा। तो पहला तरीका वही वाला, S1 S2 को एक जगह रखा और बाकी 7 ग्रुप और बनाए। तो बाकी 7 ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हो? तो बाकी 14 बचे हैं। ठीक है, बाकी 7 ग्रुप बन गए। अब 8 ग्रुप हो गए टोटल तुम्हारे पास, एक ये वाला और 7 जो तुमने बनाए। अब विनर डिसाइड करना है। तो विनर डिसाइड करना है 2 तरीके, मतलब हम सब में 2-2 तरीके, फिर से सब में 2-2 तरीके। इसमें 2 तरीके, S1 को विनर बनाओ, S2 को लूजर बनाओ। ऐसे ही S2 को विनर बनाओ, S1 को लूजर बनाओ। तो दोनों ही ऑप्शन में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो सब में विनर डिसाइड करना है, तो 2-2 तरीके, तो फिर 2 की पावर 8 आएगा। ठीक है, हो गया, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी। कोई एक ही जीता होगा इनमें से, क्योंकि एक ही टीम में है ये, है ना। प्लस
अब इनको अलग अलग टीम में रखो, अलग अलग टीम में रखो, S1 S2, है ना। तो अब जो 14 प्लेयर बचे हैं उसमें से एक प्लेयर तो इसके साथ भेजना पड़ेगा और एक प्लेयर इसके पास भेजना पड़ेगा और बाकी फिर ग्रुप बनाएंगे। तो एक प्लेयर इसके पास भेजो, एक प्लेयर इसके पास भेजो, कितना, ठीक है, भेज दिया। एक प्लेयर इसके पास चला गया कोई सा, एक प्लेयर इसके पास चला गया कोई सा। अब बाकी 6 ग्रुप और बनाओ। अब तुम्हारे पास 12 प्लेयर बचे हैं, है ना। 14 में से एक इधर गया, तेरे एक इधर गया, 14 में से 2 चले गए, तो 12 बचे। अब 2 ग्रुप तो ये बन गए, 6 ग्रुप और बनाने हैं। कितने तरीके से, अब तुम्हारे पास 8 ग्रुप बन गए। अब तुमको क्या डिसाइड करना है, विनर्स। तो S1 SI S2 SD और बाकी 6 ग्रुप और है। तो उन 6 ग्रुप में तो दो ऑप्शन है, 2 की पावर 2, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, सबके पास 2 ऑप्शन है ना। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुमको एक को S1 को जिताना है, S2 को हराना है, या S1 को हराना है, S2 को जिताना है। तो जैसे इन दोनों के पास मिला के 2 ऑप्शन है ना। इन दोनों के पास मिला के 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन है वो, कि S1 जीता और ये दूसरा वाला हारा, और इसमें S2 हारा और ये वाला जीता। एक ऑप्शन तो ये वाला है ना, यही करना है ना। मतलब S1 विन S2 लूज, और दूसरा है S1 लूज S2 विन, है ना। बस यही 2 तरीके हैं। तो इनके पास तो सबके पास दो तरीके हैं, और इन दोनों के पास मिला के 2 तरीके हैं। तो कुल मिला के क्या आंसर आएगा, 2 into 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 7, है ना, 2 की पावर 7। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन है, ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे इसके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा, कि S1 जीता और ये हारा, या S1 हारा और SI जीता, ठीक है। इसके पास 2 ऑप्शन है। इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास एक ही ऑप्शन है ना। इसके पास एक ही ऑप्शन है। कैसे, अगर S1 जीता तो S2 को हारना पड़ेगा, और अगर S1 हारा तो S2 को जीतना पड़ेगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है ना। इसमें एक ही ऑप्शन है जिससे विनर डिसाइड करोगे। अगर ये तुमने डिसाइड कर लिया तो ये अपने आप डिसाइड हो गया, ऐसा मान लो, है ना। तो इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास एक ऑप्शन, और बाकियों के पास दो ऑप्शन। तो 2 into 1, और ये 6 बार 2 लिखा होगा, तो 2 की पावर 7। तो ये आंसर है। तो यहां से निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब लेकिन इसका दूसरा मेथड ढूंढा मैंने, है ना? और बहुत ज्यादा आसान हो गया वो, है ना। तो सबसे पहले ये वाली चीज समझ में आ गई, क्या गलती कर रहे थे, विनर डिसाइड नहीं किया था हमने। तो पहले इसको हटा रहा हूं। देखो इस सवाल को दूसरे तरीके से सोचो। देखो ये 16 लोग हैं, 16 लोग में मतलब जब टीम बना दोगे तो 8 प्लेयर, 8 विनर होंगे, है ना। 16 प्लेयर हैं, उनमें जैसे भी तुम्हें टीम बनानी है बना लो, 8 विनर निकलेंगे, ठीक है। तो 8 विनर, बताओ इन 16 में से 8 विनर चूज करने के कितने तरीके, 16 में से 8 विनर चूज करने हैं बस। इतने तरीके, है ना। 16 में से 8 विनर चूज करने हैं। टीम तुम अपने आप बना लो, लेकिन इससे ज्यादा विनर तरीका नहीं है चूज करने का, है ना। 16 में से 8 विनर चूज करने हैं, तो सारे तरीके निकाल लिए मैंने, 8, 16 से 8। अब मुझे विनर ऐसे चूज करना है कि S1 विनर हो और S2 ना हो। बताओ इसके कितने तरीके, कि ये होना चाहिए विनर में, ये नहीं होना चाहिए। तो बाकी 7 विनर बाकियों में से होने चाहिए, 7 विनर बचेंगे, है ना। एक विनर ये, 7 विनर और चाहिए, तो बाकी 14 में से होंगे 7 विनर हो। तो ऐसे कितने केस होंगे जब S1 विनर होगा और S2 लूजर होगा, 14C7, है ना। बाकी 14 में से 7 उठा लो। और ऐसे कितने होंगे जब S1 विनर नहीं होगा, S2 विनर होगा, वो भी इतने ही होंगे।
मतलब ये नहीं है, ये है तो 14 7 और ले लें तो 14C7 और होंगे, तो 2 इंटू, ये आंसर आ जाएगा, ये वही आंसर आएगा जो उससे आ रहा था। तो तुमने क्या किया है, 16 में से 8 विनर कितने तरीके से ले सकते हैं, और फिर इन दोनों में से एक ही विनर लेना है, तो S1 में से एक विनर, S1 विनर S2 लूजर, बाकी और 7 विनर, प्लस S1 लूजर S2 विनर और बाकी 7 और विनर, वो कितने तरीके से ले सकते हो, तो 14 में से 7 तरीके, 14C7 तरीके है ना। तो ये 2 क्यों आया, क्योंकि 2 केस है, S1 विनर या S2 विनर, तो 2 इंटू 14C7 दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ आगे करते हैं, आगे कौन सा था, 7, देखो क्या है, अच्छा ये वाला है, क्या करना है, ऑड नंबर आना है, देखो जो वो क्या कहते हैं, जो डाइस खेलते हैं ना वो, है ना, उस पे वो जो डॉट लगी होती है, हो गया 7 पूछना है किसी को या हो गया, जैसे पूछा है बहुतों ने 7 पूछना है, ठीक है। तो डाई है, उस पे डॉट लगी होती है ना, कि जहां 1 है वहां 1 डॉट है, जहां 2 है वहां 2 डॉट है, तो ऐसे टोटल डॉट कितनी है उस पे, जो डाई पे टोटल डॉट लगी होती है वो 21 डॉट होंगी, है ना, 1 2 3 4 5 6, सबका सम कर दो तो 21 डॉट है, तो उस 21 डॉट में से ना एक डॉट गायब होगी, उन 21 डॉट में से एक डॉट गायब होगी, और वो कहीं से भी हो सकती है, 21 में से एक डॉट गायब कहीं से भी हो सकती है वो, है ना। तो 6 केस बनेंगे, है ना, 6 केस बनेंगे, कौन से, कि वो जो एक डॉट गायब हुई है वो, है ना, 1 वाले में से, जहां फेस पे 1 है ना वो वाली डॉट गायब होगी, जो फेस 2 है ना उन दोनों में से कोई एक वाली गायब हो गई है, उन दोनों में से एक गायब हो गई है कोई, ऐसे ही जो 3 में से एक गायब हो गई है, 3 वाली जो फेस है, ऐसी 4 वाली जो फेस है उसमें से एक डॉट गायब है, नीचे ऊपर करता हूं इसको, है ना, ऐसे ऐसे डॉट गायब होगी वो। अब वो क्या कह रहा है, डॉट गायब होने की प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर बराबर है, तो 21 डॉट है ना, तो हर डॉट के गायब होने की प्रोबेबिलिटी 1/21 है ना, है ना, हर डॉट के गायब होने की प्रोबेबिलिटी 1/21 है, लिखा, ये लिखा हुआ है इसमें, कहाँ है, हाँ, 6 faces are removed at random with each dot equally likely to be chosen, है ना, तो हर डॉट के गायब होने की प्रोबेबिलिटी 1/20, तो मुझे बताओ ये 1 वाली डॉट गायब होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, एक ही डॉट है उसमें, है ना, ये 2 वाले में से एक डॉट गायब होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है ना, वो जो 2 मतलब जहां पे 2 डॉट है उनमें से कोई एक गायब हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 इंटू 1/21, है ना, 2/21 है ना, इक्वली लाइकली, है ना, वो जो 3 है उन 3 में से एक गायब हो जाए, 3/21, है ना, 3 ऑप्शन है, एक गायब, मतलब टोटल 21 है, तुम्हें 3 में से एक गायब करनी है, 3/21, ऐसे ही 4/21, 5/21, 6/21, है ना, वो जो 6 नंबर वाली जो फेस है उसमें से एक गायब हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 ऑप्शन है तुम्हारे पास और टोटल 21 ऑप्शन है, सब इक्वली लाइकली थे, 6/21, ठीक है। हाँ अब जब, अब यहाँ पे देखो, जब 1 वाली फेस में से डॉट गायब होगी तो जो फेस बची है तुम्हारे पास, है ना, उस पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक पे 0 होगा क्योंकि 1 तो गायब हो गया, और बाकी ऐसे चीज होंगे, ये बचेंगे ना, डाई पे जब बचेगा, है ना, 1 वाला तो गायब हो गया, वहां 0 लिख दिया मैंने, और इसमें 2 वाली में से एक गायब हो गई है, तो एक 1 होगा और जो 2 होंगी वो भी 1 हो गया होगा, मतलब ये बचा होगा, ठीक है। ऐसी 3 वाले में, है ना, 3 में से एक कम हो गई है तो 1 2 2, ऐसे ही 4 में से एक कम हो गई है, 4 वाला तो 1
2 और 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 में से एक डॉट गायब है, समझ गए होंगे। और यहाँ पे है ना वो लास्ट वाली भी 5 हो गई होगी, ये है ना टाइप पे जो बचा होगा। अब क्या प्रोबेबिलिटी, अब उसने रोल कराया कि अब उसने रोल करा के क्या लाया है, ऑड नंबर। तो बताओ अब रोल कराया है, ऑड नंबर आए क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले वाले केस में देखो रोल कराया ऑड नंबर आए क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड कौन कौन से हैं, 3 और 5, तो 2/6। इसमें ऑड लाओ तो 1 1 3 5 4/6, ऑड लाओ 1 और 5 तो 2/6। इसमें 1 3 3 5 4/6, यहाँ 2 ऑड 1 3 ऑड 1 3 5 5, ठीक है। ऑड लाना है हमको। अब बस उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑड नंबर की, तो सबको जोड़ दो। तो 1/21 into 2/6, 2/21 into 4/6, 3/21 into 2/6, है ना, सब जोड़ दो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था कि अगर 1 वाली गायब हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आए, ठीक है, समझ गया हम। आगे 8, A and B फाइंड द जंबल ऑफ n रोप्स। अच्छा n रोप्स का गुच्छा पड़ा हुआ है ना। अच्छा दोनों ने एक एंड पकड़ा, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ने सेम ही रोप का एंड पकड़ा होगा, एक ने ये वाला एक ने ये वाला। वो प्रोबेबिलिटी दी है 1/101। हमको बताना है कि कितनी रोप है। तो ये तो आसान है वैसे। बताओ जो एंड रोप पड़ी होंगी, है ना, टोटल एंड्स कितने होंगे, एंड जो अगर गुच्छा पड़ा होगा तो एंड कितने होंगे, 2n, है ना, 2n। तो 2n अब में दो लोग गए और एंड पकड़ने हैं बस, तो 2n में से कोई से भी दो पकड़ सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन तो ये है 2nc2, है ना, 2n में से दो ऑप्शन चूज कर लो। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ने सेम ही रस्सी पकड़ी हो। ऐसे कितने केस होंगे, है ना, दोनों सेम ही रोप जाके पकड़ लें, एक इधर से एक इधर से। तो ऐसे तो एनी वेज होंगे, बस कितने रोप हैं, एन रोप है तो एनी केस होंगे, है ना। दोनों गए पहली वाली रोप के दोनों एंड पकड़ लिए, या दूसरी वाली रोप के दोनों एंड पकड़ लिए, या तीसरी वाली रोप के दोनों एंड पकड़ लिए, मतलब एन ऑप्शन। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, निकाल लो 2n, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो n अपॉन 2, तो 1/2n-1 ये बनेगा 101। तो n की वैल्यू 51 आ जाएगी, ठीक है। आगे टाइम हो गया वैसे, हाँ, या एक और कर लेते हैं, जल्दी पूछो, जल्दी एक और कर लेते हैं फटाक से। 9, हाँ, तो अच्छा 9th में तो 4 हैं, 9th में तो बहुत सारे हैं। हाँ, ए बैग कंटेन 6 balls of 3 different color, at least 1 ball of each different color, ठीक है। assume all possibility probability distribution are equally likely, ठीक है। तो contains 2 ball of each color, हाँ, तो जैसे 6 बॉल है ना, 6 बॉल है और 3 कलर हैं, तो एक एक तो सबकी है ना, एक एक तो सबकी है, ठीक है। तो वो जो बाकी 3 है वो सोचनी है हमको कि वो जो बाकी 3 है वो कैसे कैसे बन सकती है, ठीक है। तो जैसे कौन कौन सा कलर है, ग्रीन, कौन कौन सा कलर है, व्हाइट ग्रीन रेड, तो व्हाइट ग्रीन रेड,
है ना, व्हाइट ग्रीन रेड, ठीक है। तो क्या क्या केस होंगे, 3 और बॉल हैं, तो जैसे ऐसे लिख लो बस 1 1 और 4, ऐसे ही 1 2 3, है ना, ठीक है, इसमें से इधर, ठीक है। और ये वाला फिर से 1 4 1, पहले एक साथ ही लिख लो, चलो इसको पहले एक साथ लिख लो, 1 4 1 या 4 1 1, ठीक है। फिर 1 2 3, है ना, ऐसे ही 6 केस होंगे ये, है ना, ये समझ गए ना, 6 केस होंगे ये 1 2 3 वाले, मतलब है ना 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे समझ लो 1 1 4 वाले कितने केस होंगे, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ये चीज, 3 तरीके से, है ना, 1 4 1 4 1 1, ऐसे 3 केस होंगे। और 1 2 3 वाले केस कितने होंगे, 6 केस होंगे, है ना, 6 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। ये वाली ये 2 बॉल है, ये 1 है, ये 3 है, एंड सो ऑन, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो यही टोटल 9 केस होंगे। तो और कितने केस होंगे, जब 2 बॉल ऑफ ईच कलर, है ना, और एक और होगा कौन सा, ये वाला, ये एक ही केस होगा, ये एक ही केस होगा, है ना, 2 2 2, ये एक ही केस होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1/10, the probability that the bag contains 2 balls of each color, 1/10, टोटल 10 केस हैं, एक केस फेवरेबल है, 1/10 खत्म। पहले का आंसर 1/10। दूसरा, 3 balls picked up at random from the bag found to be one of each different color, the probability that bag contains 4 red balls। अच्छा, हाँ ब्रेक, चलो काम करते हैं, ना ब्रेक चला जाएगा फिर, है ना, तुम रेस्ट भी नहीं कर पाओगे। चलो, है ना, इसको आज की क्लास समाप्त, ठीक है ना। फिर तुम्हारी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे ब्रेक नहीं दिया, ठीक है। चलो फिर, हाँ, गुड इवनिंग, आज की क्लास समाप्त, ओके, गुड बाय।